अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और नाजरीन, आज का दिन यकीनन पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार तरीन दिन है। 6 सितंबर ये वो अजीम दिन है कि जब 6 सितंबर 1965 को हमारे पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने और पाकिस्तानी अवाम के शहरियों ने अपने से 5 गुना बड़ी हुजम के अंदर जो भारतीय फौज थी उसको नाको चने चबवाए और ये साबित किया कि जंगें जो हैं ना तो वसाइल की बुनियाद पर लड़ी जाती हैं, ना अददी तादाद की बुनियाद पर लड़ी जाती हैं, बल्कि जंगें जो हैं वो जज्बा ईमानी की बुनियाद पर लड़ी जाती है, जज्बा हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर लड़ी जाती हैं। और भारत को, जो भारत 1965 में ये सोच रहा था कि हम नाश्ता लाहौर जाकर करेंगे, उनको ऐसे नाको चने जवाए कि उनके ऐसे दांत खट्टे किए कि वो भारत आज तक याद करता है। और यकीनन उस जंग के अंदर जो शोहदा हैं वो हमारे माथे का झूमर हैं, इस वतन के सर का ताज हैं। और उन्होंने जिस तरीके से कम वसाइल के अंदर, महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए भारतीय फौज के दांत खट्टे किए, तारीख ने फिर वो मंजर देखा। उसके बाद दुश्मन ने फिर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश नहीं की। उन शोहदा ने जिस तरह से अपने खून के साथ इस अर्ज़े वतन की आबियारी की है, इस चमन को सींचा है, वो यकीनन याद रखा जाएगा। और 6 सितंबर जहां पर आज का दिन योम तजदीद अहद वफा का दिन है, तो नाज़रीन यही दिन आज इस एहसास का दिन भी है, अपने मोहसिनों को, अपने शोहदा को याद करने का दिन भी है, उन्हें खिराज अकीदत पेश करने का दिन भी है कि जिस तरह हमारे फ़ौजी जवानों ने अपनी जानों पर खेल कर इस अर्ज़ वतन की हिफाजत की। ये दुनिया में जब तक दुनिया रहेगी सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा कि हमारे जो शोहदा हैं ये हमारे सर का ताज हैं, ये फ़ख्र हैं हमारा। और आज हम ऐसे ही गाजियों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे कि जो इस जंग में खुद शामिल थे और उनके ज़रिए ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने दुश्मन के, भारत के दांत खट्टे किए और भारत को शिकस्त से दो चार किया। वो भारत जो ख्वाब देखता था पाकिस्तान पर, लाहौर पर कब्जा करने के। तो इन सब पर बात होगी। पहले सबसे नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर, हाईलाइट्स की जानिब चलते हैं। हाईलाइट्स के बाद फिर बाकायदा अपने सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। बाटापुर में दास्ताने बदर, टैंकों के सामने खड़े जवान सीना सफर, दुश्मन के लिए खौफ की अलामत 6 सितंबर। अजीम मां, तेरे बेटे की लाश आई है, खुदा गवाह है शहादत की मौत पाई है। क्रिकेट कवानीन से लाइल्मी अफगान क्रिकेटर को ले डूबी, जेशा एशिया कप के दुश्मन बन गए। 12 बरस के बाद बाप अपनी बेटी से कैसे मिला, और आपको मिलवाएंगे एक ऐसे उस्ताद से जिसका पढ़ाने का अंदाज सबसे मुनफरिद और निराला है। आज के हाइलाइट्स पे तो हमने बात की और अब बाकायदा अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। जिस तरह 6 सितंबर के हवाले से मैंने तमहीद बांधी, और यकीनन आज पूरी कौम जो 6 सितंबर है वो मिली जोशो जज्बे से मना रही है। 6 सितंबर क्या वो यादगार दिन था, और आज तक हम अपने शोहदा को, अपने मोहसिनों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। और जितनी भी जिंदा अक़वाम होती हैं उनका सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ यही होता है कि वो अपने शोहदा को भूलती नहीं हैं, अपने गाजियों को भूलती नहीं हैं, वो हमेशा से अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। आज 1965 की जंग के एक ऐसे ही हीरो, एक ऐसे ही गाजी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने लिया और दुश्मन को नाको चने चबाए, दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड शफीक अहमद साहब मौजूद हैं जो कि 1965 की जंग के गाजी हैं। इनको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इनकी बहादुरी की बुनियाद पर हिलाल इम्तियाज़, सितारे जुर्रत, सितारे बसालत और इम्तियाज़ी सनत से भी नवाजा गया है। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज के दिन की मुनासिबत से ये गाजी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल साहब आपके वक्त का। यकीनन जिस तरह मैंने कहा कि आप लोग तो वाकई हमारे मोहसिन हैं, इस वतन के मोहसिन हैं जिन्होंने 65 की जंग में हिस्सा लिया और दुश्मन को भागने पर मजबूर किया। तो बताइएगा सर, क्या वो यादगार दिन था और क्या वो जज्बा था कि जिस तरीके से 5 गुना ताकतवर भारतीय फौज को भागने पर मजबूर कर दिया हमारे फौजी जवानों ने। आप तो खुद उसमें अमली तौर पे शरीक हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने
सही फरमाया है कि जज्बा तो ऐसा था कि अभी भी अगर मैं याद करता हूँ तो मैं उस वक्त स्टाफ काले कर रहा था क्वेटा में। अच्छा। जब ये 6 सितंबर को जंग शुरू हुई, ठीक। तो वो हमारा अभी कोर्स कोई महीना 1.5 महीने रहता था, हमारा कोर्स अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तो जब हमें उस्तादों ने, हमारे जो इंस्ट्रक्टर होते थे, और उनमें एक जनरल ज़ियाउल हक भी हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे, और उस वक्त जनरल साहिबजादा याकूब खान वो हमारे कमांडेंट थे, और बाकी बहुत जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर थे वहाँ पे, वो बाद में मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और चीफ ऑफ स्टाफ वगैरह के बनकर रिटायर हुए हैं। तो ये लोग हमें पढ़ाने के लिए सुबह हम गए अपने अपने कमरों में, तो वो हमें पढ़ाने के लिए कोशिश करते थे, और हमने पढ़ने से इनकार कर दिया। हमने कहा जी जंग लड़ी हुई है, हम जंग में जाना चाहते हैं, हमें आप इधर पढ़ाएंगे क्या? हम इधर बैठे हैं और उधर लड़ाई हो रही है, और हमारी यूनिटें हैं, हमारे उधर फौजें हैं, तो आप हमें भेजें। और उन्होंने GHQ को से मशवरा किया होगा, और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हाँ इनको भेज दो। तो हमें फ़ौरन हमें हुक्म मिला, मुझे हुक्म मिला कि तुमने चमिंडा जाना है। अच्छा। तो वहाँ से मैं, हवाई जहाज़ तो आ नहीं सकते थे लड़ाई के दौरान, तो जो कमर्शियल एयर लाइन होते थे, जी जी। तो फ़ौरन हम वहाँ से चले। वहाँ पे मेरी वहाँ रिसेंटली 2 महीने 2-3 महीने पहले शादी हुई थी, तो मैंने अपनी बीवी को, एक हमारे रिश्तेदार थे, उनको उनके घर भेजा, और मैं ट्रेन पे बैठा, और मेरे साथ मेरा अर्दली था। अच्छा। वो ट्रेन पे बैठे, और हम फ़ौरन वहाँ से ट्रेन पे बैठे, लाहौर आ गए, लाहौर से नारोवाल चले गए, नारोवाल से हम अपनी पलटन में चले गए, और वहाँ पे मुझे जो ड्यूटी सौंपी गई, तो उस पे मैं मामूर हो गया। और मुझे जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट लड़ाई थी, सब लड़ाइयाँ इम्पॉर्टेंट होती हैं और उनका कोई ना कोई जो हिस्सा होता है, बैटल्स होती हैं मुख्तलिफ। लाहौर की बैटल है, सिंध में बैटल है, कहीं पे खोखरा पार पे बैटल है, उधर कसूर में बैटल है, और लेकिन जो चमिंडा की लड़ाई थी वो मरकजी बैटल थी, वो सबसे बड़ी लड़ाई थी। बड़ी हम इसलिए कहते हैं कि उस लड़ाई में इंडिया ने अपने तकरीबन 150 टैंक थे वो लेके, और साथ उनके इन्फेंट्री के 3 डिवीजन थे। तो इसका मतलब है तकरीबन 1 लाख फौज लेके, और उन्होंने वहाँ पे चढ़ाई की थी, और मेजर एफर्ट उसको कहते हैं। तो वो मेजर एफर्ट करके और वहाँ पे आए थे उन्होंने, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कहाँ से वो अटैक कर रहे हैं। इस वास्ते हमारा दिफा जो है हर जगह नहीं होता है, बीच में गैप्स होते हैं। तो वहाँ पे वो इनिशियली तो अंदर आ गए, लेकिन चमिंडा के मकाम पर हमने दफा किया, और उसमें मुझे एक कंपनी कमांडर होने की हैसियत से मुझे मेरी बड़ी इज़्ज़त हुई कि मैं बतौर कंपनी कमांडर वहाँ पे दिफा कर रहा था। और आपने सही बोला है कि हमारी वहाँ पे जो नफरी थी वो अब मेरी कंपनी के ऊपर उन्होंने और हमारी पलटन का जो दिफा था उसमें उन्होंने, पलटन के बंदे हमारे पास सिर्फ 400 बंदे थे, और वहाँ पे उन्होंने एक ब्रिगेड
इसका मतलब है कि 5,000 बंदों का उन्होंने वहाँ पे अटैक किया रात को, और वो हमने अल्लाह के फजल से कामयाबी से दिफा किया। और जिस जगह पे मुझे मामूर किया था वहाँ पे मैं पहले दिन वहाँ गया, और वहाँ पे आखिरी दिन मैं वहाँ से उठ के आया, और अल्लाह ने हमारी मदद की, और गैबी मदद भी हुई, और वैसे भी हमारे जो देखने दिखाने में जो नज़र आती थी वो भी मदद हुई। हमने जो जिस जज्बे से, जिस लगन से, और जिस सेक्रीफाइस और अल्लाह की मदद जो है वो, कि जिस तरह हमने अपने दिफा में और अपने मुख्तलिफ काम किए उनमें हमें किस तरह कामयाबी हुई, और जो जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और उसका बताना थोड़ा सा लंबी बात हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के फजल से वहाँ पे मैं जब वहाँ से हम निकल आए तो मुझे एक मैसेज मिला कि हमें तो पता नहीं था कि ये अवार्ड जो है मिलने हैं या नहीं मिलने हैं, तो किसको मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा। तो मुझे मैसेज मिला कि कर्नल साहब आपका नाम भेज रहे हैं दर जुरत के लिए। तो अच्छा। मैंने कहा चलो उनका शुक्रिया कि वो समझते हैं कि मैंने अच्छा काम किया है, लेकिन ड्यूटी किया है, कोई अवार्ड के लिए ड्यूटी नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं उस पे अवार्ड्स पर भी आऊँगा। आपने कहा कि आपकी अभी नई नई शादी हुई थी, 1-2 माह हुए थे, और फिर आपने खुद इसरार किया, वॉलंटरली कहा कि हमें वहाँ पे भेजा जाए, इस टाइम जंग का समय है और हम उसमें शरीक होना चाहते हैं। सर आपने फिर अपनी बीवी को ख़त लिखा, ये बताइएगा सर, ख़त में आपने बताया, उनसे शेयर किया कि आप मैदान जिहाद में जा रहे हैं और तो वहाँ पे जान भी जा सकती है, तो वो इमोशंस और वो जज्बा क्या था, और फिर रिस्पॉन्स आगे से कैसा आया? नहीं, मैंने कहा ख़त लिखने का टाइम ही नहीं था। अच्छा, बताया भी नहीं कि आप बस चले गए? नहीं, बताया उनको कि मैं जा रहा हूँ। हाँ, यही और पूछा। मैं रेलवे स्टेशन में चला गया, और वो हमारे कज़न थे उनके घर चली गई, और तो खत अच्छा, मुलाकात हुई खत थी? को, बल्कि मुलाकात में बीवी थी, मेरे साथ थी। अच्छा, साथ ही थी हम आप? इकट्ठे वहाँ रह रहे थे, हमारा वहाँ घर था। अच्छा तो अच्छा। घर में हमने कहा कि मैंने महाज पे जाना है और मैं जा रहा हूँ, और आप तो क्या कहा आप उन्होंने? कज़न को मैंने बोला कि आप के पास मेरी बीवी रहेगी, और तो खत का उधर किधर, जब आपने बताया बीवी को, लड़ाई में भी किधर, हाँ लड़ाई को तो उनको तो पता था कि मैं जा रहा, अब उनको क्या पता था कि मैं किधर जा रहा हूँ किधर नहीं जा रहा। अच्छा, उनको तो नहीं पता था कि कहाँ जा रहा है। मैं ये तो पता था कि हमारी पलटन है 3FF रेजिमेंट, 3rd बटालियन फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट मेरी पलटन थी, पहले भी मेरी वही पलटन थी, और अच्छा। उसको पता था कि ये हमारी पलटन है, तो वहाँ पे लोग हमें जानते थे। सही। और सिर्फ उनको पता लगा कि कैप्टन शफीक आ गए हैं, तो कैप्टन शफीक अभी का हमारे कंपनी कमांडर है। अच्छा। तो वहाँ पे हम चले गए, और खत किधर होता, तो हमारी जो 17 दिन की लड़ाई थी उसमें हमारी बीवी बच्चों को, और उनको बच्चे तो थे नहीं मेरे, तो बीवी को और हमारे रिश्तेदारों को कोई पता नहीं था, कोई राब्ता नहीं था, कोई राब्ता नहीं था कि जिंदा हैं या नहीं है जिंदा, या शहीद हो गए हैं, या ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं थी। और ये हमारी जो मेरी बीवी, मेरे भाई कर्नल इकबाल उनकी बीवी, मेरे बड़े भाई कर्नल इफ्तिखार उनकी बीवी, मेरी बहन तायरा उनका हस्बैंड, मेरी बहन आबदा उसका हस्बैंड, मेरी बहन तीसरी बहन तैयबा उसका हस्बैंड, सारे महाज पे थे माशाल्लाह। पूरा खानदान ही आपका पूरा महाज पे? खानदान। और ये सब औरतें जो हैं वो गांव में इकट्ठी हो गई थी, वो उधर से आ गई और इकट्ठी हो गई, और किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक मेरे जो बहन का खावंद है वो कमांडो था, और वो इंडिया में उसको हवाई जहाज से ड्रॉप किया,
और वो वहाँ पे बाद में कैदी बन गया। और मेरा एक भाई थे, वो लड़ाई में ज़ख्मी हो गए और वो अस्पताल में चले गए। और तो कहाँ किसी को पता छता नहीं था, बल्कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब वो सितारे ज़रूरत और ये अवार्ड जो है इनकी लिस्ट रेडियो पे अनाउंस कर रहे थे, तो वो मेरी बीवी और मेरे ससुर वो भी फौज में थे, वो भी महाल पे थे। तो उन्होंने जब सुनने के लिए वो रेडियो सुना, तो उन्होंने अब ये कहते हैं कैप्टन शफीक अहमद, और अब वो ये देख रहे हैं कि आगे नाम शहीद है कि नहीं है। तो लकीली मेरा नाम शहीद में नहीं था, गाजियों में, और हो जाता तो उसके और भी बड़ी इज्जत होती, लेकिन खैर नहीं था। तो बहरहाल उनको ये पता कि जिंदा है और नहीं हुआ, तो ये हालात थे। अल्लाह ने आपसे मज़ीद भी काम लेना था, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी और माशाल्लाह आप गाजी हैं। और मैं आपके जज्बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इतनी देर के बाद भी आज भी आप जिक्र करते हुए आप दीदा हो जाते हैं। आप तो मोहसिन हैं इस कौम के। सर 17 दिन आप उस लड़ाई में रहे और बड़ी जवामर्दी से मुकाबला किया। तो कोई यादगार वाक़या शेयर कीजिएगा कि किस तरह इतना एक भारी दुश्मन तादाद के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, और इधर सिर्फ ईमान और जज्बे हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर आप लोग जो है उनका मुकाबला कर रहे हैं। नहीं, ये तो सिर्फ जज्बा या सिर्फ ये नहीं होता है कि आप जाके उधर 5 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है, या वो 4 बंदे हैं या ज़्यादा हैं और आप सिर्फ एक हैं, और आप सिर्फ जाके, वो भी हिम्मत होती है मुकाबला करने की, लेकिन फिर वो तरीक़ाकार होता है जिसमें अल्लाह ताला आपको मदद देता है। बेशक। और आप मैं एक दफ़ा एक जगह दिफा कर रहा था, और फिर मैंने जब कि यहाँ से मुझे अभी मेरी कंपनी को, यानी कि मेरे जो तकरीबन 100 बंदे थे मेरे पास, तो उनको यहाँ से हम अभी उठ के और यहाँ चले जाएं, फिर हम वहाँ चले गए, फिर वहाँ दिफा किया, फिर वहाँ से उठ के तीसरी जगह चले गए, और वो दुश्मन को तो नहीं पता कि ये वही हैं या कोई और हैं। और अल्लाह ताला की गाइडेंस होती है, तो अल्लाह ताला की गाइडेंस ऐसी हुई कि एक जगह दिफा किया, मैं खुद मशीन गन करके, और वहाँ पे 20 राजपूत रेजिमेंट थी, 20 राजपूत रेजिमेंट हमारे ऊपर हमला कर रही थी, और मैं दर मैं फायरिंग कर रहा हूँ, और अल्लाह ने किया, हमने उनको हमला जो है वो पसपा किया। और वहाँ से फिर मैं उठ के और दूसरी जगह चला गया, तो मेरे साथ मेरे नंबर 2 जो अफसर थे जी, मेरे जो, वो थे कैप्टन वहीद, अब्दुल वहीद काकड़, जो कि बाद में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ बन गए थे। वो मेरे मुआविन थे, उनको हम कंपनी अफसर कहते हैं। तो उनको मैंने मैसेज भेजा कि तुम अपने बंदों को लेके और तुम अभी फलानी जगह आ जाओ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो बंदों को लेके वहाँ आ गया। जो ही वहाँ गए हम, और हमने तैयारी की, और जब दिफा करने के लिए, तो दुश्मन की एक दूसरी पलटन है, 5 जम्मू कश्मीर बटालियन, तो 5 जम्मू कश्मीर बटालियन हमारे सामने आ गई। तो वो उनका जो कंपनी कमांडर था लेफ्टिनेंट चौहान, तो लेफ्टिनेंट चौहान को मैंने उसको मैंने पकड़ लिया, और उसने थोड़ी भागने की कोशिश की, तो उसको मैंने उसको वहीं पे दबोच लिया, मार दिया, और उसको फायर करके मैंने उधर ही उसकी कब्र, अभी तक उसको वहीं पे आपने उसको जहन्नुम हासिल कर दिया, अभी तक पड़ा होगा वहीं पे। और तो वो वहाँ किया। उसके बाद फिर इस तरह जो तो आप अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्लाह ताला की आपको मदद हो और आप सही तरीके से आपकी ट्रेनिंग हो, तो फिर आप
अपने आप को मल्टीप्लाई करके और आप एक ही जगह 10 बंदे बन जाते हैं। और अल्लाह की मदद जो है उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। और यकीनन जब जज्बा ईमानी हो, जब आप इस नीयत से लड़े हो कि हमने अपने मुल्क का दिफा करना है, तो अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होती है। उसके बगैर कुछ नहीं होता। नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे सर का ताज हैं, इस कौम का फ़ख्र है, और आप जैसे लोग जिन्होंने इस वतन को सर्व किया है अपनी जानों पर खेल कर, जब तक इस तरह के गाजी मौजूद हैं, जब ऐसे शोहदा हमारे मुल्क में होंगे जिन्होंने अपने खून से इस चमन की आबियारी की है, तब तक इस मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकता। बहुत शुक्रिया सर आपका। और वही बात जो इकबाल ने कही है, काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो ये सिर्फ जज्बा ईमानी ही था, ये जिसकी बुनियाद पर इतने बड़े दुश्मन को, जो वसाइल के लिहाज से भी माला माल था, हमसे कई गुना ज़्यादा था और अददी कुव्वत में बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद इस जैसे लोग, मेजर जनरल रिटायर्ड शफीक अहमद साहब जैसे गाजी, जो अपने सिर्फ ईमान की बुनियाद पर दुश्मन के साथ मुकाबला कर रहे थे, उन्होंने अपने जज्बा ईमानी की बुनियाद पर दुश्मन को चारों शाने चित किया। नाज़रीन, ये तो थी एक गाजी की कहानी, उनकी ज़बानी जिस तरह उन्होंने बताया सारा 65 की जंग का अहवाल। और अब आपको दिखाते हैं कि 65 की जंग में जो मिली नगमे थे, उनका भी बहुत ज़्यादा किरदार था हमारे जवानों का लहू गरमाने में और हमारे जवानों का जोशो जज्बा बढ़ाने में। उस वक्त के मारूफ मिली नगमे कौन कौन से थे और उसने कैसी समा बांधा, कैसी फ़ज़ा कायम किया। नाजरीन, और अब आपकी मुलाकात हम एक रत्तू डेरो के, सिंध का इलाका रत्तू डेरो है, उस वहाँ पर आपके एक ऐसे उस्ताद से मुलाकात करवा रहे हैं जो कि आजकल टिकटॉक पर बहुत वायरल है। उनकी वीडियोस ख़ास तौर पे उनको जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो उनका अंदाज़ है वो बड़ा दिलचस्प भी है, बड़ा मुनफरिद भी है और बहुत ज़्यादा अनोखा भी है। जो वीडियो वो लगाते हैं मिलियंस में वो वीडियो जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये है कि उनकी जो डेडिकेशन है, उनका ये कहना है कि मुझे फाइनेंशियली माशाल्लाह वो ठीक हैं, हैंडसम, उनको जो फाइनेंशियल सिस्टम उनका चल रहा है, उसके बावजूद 14 माह से लेकर अब तक एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं की है। तो वो जिस उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते की हम बात करते हैं, उसकी अमली मिसाल हमें फ़ारूक फ़रीद अबड़ो साहब की सूरत में देखने को मिली है। और फ़ारूक फ़रीद अबड़ो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी ये आप वीडियोस भी देखें जो फुटेज पे चल रही है कि किस तरीके से उनका अनोखा अंदाज है, शानदार उनका एक जो है ना रिश्ता है तालिब इल्मों के साथ, और बच्चे बहुत ज़्यादा उनके साथ घुल मिल गए हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। तो ये एक वही अटैचमेंट है जिसकी हम बात करते हैं ना, कि जो उस्ताद होता है वो रूहानी वालिद होता है, और उस्ताद की बच्चों के साथ बॉन्डिंग फ़ारूक साहब की सूरत में देख के लगता है कि यही एक मिसाली रिश्ता होता है उस्ताद और शागिर्द का। फ़ारूक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक फ़रीद साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। फ़ारूक साहब, बड़ी वीडियोस आपकी टिकटॉक पर वायरल हैं, बड़ा मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज है आपके के तालीम का, बच्चों को पढ़ाने का। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके माइंड में? और वीडियोस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपके वायरल हो रही हैं, तो ये टिकटॉक का आइडिया आपको कहाँ से मिला? जी बहुत शुक्रिया कि आपने कवरेज की। टिकटॉक का तो मैं पहले भी इस्तेमाल करता था, बट मुझे वो कंटेंट जो है ना नहीं मिल रहा था। जब से मैंने अपॉइंटमेंट हासिल की, जब मुझे जॉब मिली 2022 के दौरान IBA के थ्रू, तो मैंने मेरी जो स्टडी है और मैं पहले भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता आया था, वहाँ पर मोबाइल फोन नॉट अलाउड होती है, तो मैं वो सारी अपनी एफिशिएंसी जो थी वो मतलब ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर मैं नहीं डाल सकता था रिस्ट्रिक्शन की वजह से। और जब मैं सरकारी स्कूल में मतलब जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई, तो मैं सोच रहा था कि मेरा अगर ये तरीका इतना बच्चों को मतलब भा रहा है, अच्छा है, तो क्यों ना ये मतलब पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये मैं अपने वीडियो डालकर क्यों ना उनको भी ये फायदा वहाँ पर दूँ और रखता हूँ। तो यही वजह है कि मेरे वीडियोस जो है बहुत सारे पसंद किए जा रहे हैं। वजह सिर्फ वीडियोस की टिकटॉक पर डालने की या सोशल मीडिया के दीगर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर डालने की वजह सिर्फ यही है कि बाकी जो लोग हैं वो भी जो है ना मेरे वीडियो से फायदा लेंगे। फारूक साहब, आपने बताया कि 14 माह से लेकर अब तक एक भी आपने छुट्टी नहीं की, तो वरना तो आजकल तो हम देखते हैं कि जिस तरह बाकी हमारी सोसाइटी कमर्शलाइज हो गई है, कमर्शलाइजेशन की तरफ चली गई है, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता भी ज़रा इस कमर्शलिज्म की नज़र हो गया है। तो ये क्या तालिब इल्मों से आपके अपने शागिर्दों से मोहब्बत है कि एक भी छुट्टी आपने अब तक नहीं की है? देखिए, बात दरअसल ये है कि जब बच्चों की अटैचमेंट होती है तो बच्चे रेगुलर स्कूल आते हैं, ठीक हो गया। और अब मेरी उनके साथ अटैचमेंट हो गई है, तो मैं बच्चों की खातिर रोजाना स्कूल जाता हूँ।
14 महीने में मैंने कोई एक भी छुट्टी नहीं की, और ये ऑन द रिकॉर्ड है। हेडमास्टर साहब है मेरे, आप उनसे भी मतलब ये जानकारी ले सकते हैं कि मैंने कोई एक भी छुट्टी नहीं की। इसके पीछे वजह सिर्फ ये है, वेरी अटैचमेंट, वेरी क्लोजली अटैचमेंट होता है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट के सिवा मुझे और स्टूडेंट को मेरे सिवा मजा नहीं आता। तो पूरी सच्चाई के साथ बच्चों के अंदर जो है अपनी एनर्जी, अपना इन्फो, अपना मैटर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे जो है गेन कर रहे हैं। और दीगर बाकी जो ममालिक हैं, जैसे सऊदीया हो गई, दुबई हो गई, अभी बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया से कॉल आई, रफी अबड़ो साहब थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे कि आई हैव बीन 25 इयर्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो हमें यहाँ पर इस तरह का कोई निजाम नहीं मिला, मेरे बच्चे भी आपको बहुत पसंद करते हैं। मतलब हजारों मुझे कॉल रिसीव होती है कि सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ये एक विजुअल टीचिंग भी मेरी बन गई है, वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे रखने का सिर्फ वजह यही है कि लोग उनसे गेन करें, गेट करें, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गई है। अगर हम अपने एक छोटे से इलाके में ग्लोबलाइजेशन में रह जाएंगे तो एक मेंढक की तरह अपनी जिंदगी। और अच्छा, और दूसरी बात मैं आपको मजे की बताऊं, 21वीं सदी के इस दौर में, 21वीं सदी के इस दौर में हमारे और आपके होते हुए, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके होते हुए, पैसों की कमी की खातिर अगर गरीबों को मयारी तालीम और क्वालिटी एजुकेशन अगर हम नहीं दे सकते, तो मैं समझता हूँ दुनिया के साथ हमें उठना बैठना और उनके साथ जीने का हमें कोई भी हक हासिल नहीं है। फारूक साहब, ये आपकी डेडिकेशन है, आपकी ये पैशन है आपका कि आप इस तरह बच्चों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ इतनी दिलचस्पी लेते हैं, और उनकी भी मोहब्बत नज़र आती है कि जब वाकई में उस्ताद सही मानों में उस्ताद होने का हक अदा करे तो फिर जो तालिब इल्म हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, सिंध में आपको पता है तालीमी निज़ाम का क्या हाल है, और फिर ये जो पसमानदा इलाके हैं मज़ाफ़ात के, रतो डेरो भी जिसमें शामिल होता है, वहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, स्कूल्स के अंदर गायें भैंसें बांधी होती हैं। तो उस जगह पर आपकी इस तरीके से डेडिकेशन का सामने आना और इस तरीके से शागिर्दों के साथ मोहब्बत, अपनी जेब से भी खर्च करके आप शागिर्दों की तालीम का बोझ उठाते हैं, तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? अच्छा, इस सब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज मैं पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का एक कॉम्प्लिकेशन है जो उनके ज़हन के अंदर एक जो सिंध के लिए एक खराब सोच है, आज मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा कि किसी भी स्कूल के अंदर गायें भैंसें नहीं होती। जो हम लोग वीडियोस पर देखते हैं, इसके पीछे एक वजह है। वजह क्या है कि यहाँ पर जो है ना कबाली झगड़े हैं कि एक ही गांव के अंदर 8-9 झगड़े, एक 2-2, 4-4, 5-5 मरतबा वहां पर लड़ाइयां झगड़े होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर यूसी सिस्टम है, तो अगर किसी को अपॉइंटमेंट मिलती है तो उसी यूसी का बंदा, यूनियन काउंसिल का बंदा उसी स्कूल में अपॉइंटमेंट करते हैं। अब उसकी वहां पर दुश्मनी है, उसकी वहां पर उसका झगड़ा है किसी के साथ, तो अगर एक दिन वो लीव पर है या स्कूल नहीं जाता तो बाकी के लोग वहां पर गाय बकरियां गधे आकर बांधते, तो उसकी फुटेज बनाते, फिर सोशल मीडिया, आपको पता है सोशल मीडिया को ये चीजें चाहिए होती है कि ये देखो स्कूल में ये बकरियां, ये गधे, ये भैंसे बांधी हुई हैं, हालांकि ये चीज नहीं होती। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक सरकारी इदारे में कोई बंदा अपने ही गांव का बंदा, मुमकिन कैसे कि वो गाय बकरियां वहां पर जो है बांध दे? ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, नंबर दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जहां पर गाय बकरियां बिल्कुल बांधी होती थी, तो उन स्कूल की एसएनई नहीं होती थी, वो रजिस्टर्ड नहीं होता था, वो बनकर फिर उसको मतलब खत्म कर दिया गया होता था, और वो बिल्डिंग बिल्कुल खत्म नहीं आती थी। तो जैसे बड़ी बड़ी बारिशें होती थी या सैलाब आती थी, तो डेफिनेटली जो गांव के लोग हैं अपनी जिंदगी बचाने के साथ साथ जो उनके जो पेट एनिमल्स हैं, जो उनकी भैंसे जानवर हैं, तो डेफिनेटली उनको भी शेल्टर देंगे। पर उस स्कूल में जो कि फंक्शनल नहीं था, जो कि चल नहीं रहा हो, तो यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि मैं अपने, जी अल्लाह का शुक्र है, कारोबारी बंदे हैं, वालिद साहब मेरे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी तरबियत की है, बिजनेस वगैरह थोड़ा बहुत कपड़े का चलता है हमारा, तो मैं अपने पॉकेट से अपने बच्चों को जो है डेडिकेट करता हूँ। ये देहाती लोग हैं, इनकी खेलने की उम्र है खिलौनों के साथ, और उनके वालिदैन इतने गरीब हैं कि वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो यही वजह है, अगर छोटे मोटे खिलौने, चप्पल, जूते वगैरह, शूज, कपड़े, पेंसिल, अगर स्टडी इक्विपमेंट्स उनको हम फराहम करते हैं, अगर थोड़े पैसों में उनकी दिल बहल जाती है, रोज स्कूल आते हैं, तो मैं समझता हूँ ये सदका जारिया है, ये खैरात है, तो हमें ये करना चाहिए। मेरे साथ जो और ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक फरीक अबड़ो साहब आपके वक्त। और यकीनन अगर हर इलाके में ऐसे ही उस्ताद हों
तो जो तालिब इल्म जो बच्चे होते हैं, जो अपने स्कूलों से बागी होते हैं, तो जब उनको ऐसी शफकत मिलेगी उस्ताद की तरफ से, ऐसा प्यार और मोहब्बत मिलेगा, तो उनकी तालीम से मज़ीद रग़बत भी पैदा होगी और तालीम हासिल करने का शौक़ भी उनमें जन्म लेगा। तो ये एक काबिल मिसाल उस्ताद हैं और इसलिए हमने सोचा कि आपसे इनका तारुफ़ करवाया जाए, क्योंकि ये लोग हैं जिनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। तो जनाब, जो आईसीसी की वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी है, अब उसके लाहौर टूर का आगाज़ हो चुका है। ट्रॉफ़ी लाहौर पहुंच चुकी है। पीसीबी के मुताबिक वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी को 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान लाया गया है। वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी का लाहौर टूर यादगार होगा, जबकि पीसीबी हुकाम का कहना है कि ट्रॉफ़ी को तारीखी मकामात की सैर भी करवाई जाएगी और जो लोग हैं जो इस ट्रॉफ़ी को देखना चाहते हैं उनको इस ट्रॉफ़ी को जो है दिखाया भी जाएगा। क्रिकेट लवर्स जो हैं, क्रिकेट फैंस जो हैं, वो इस ट्रॉफ़ी को देख सकेंगे और हमारी तो दुआ भी है कि ये ट्रॉफ़ी सिर्फ पाकिस्तान का तवाफ़ ही ना करे, सैर ही ना करे, बल्कि जिस तरीके से हमारी कौमी टीम शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, जिस तरीके से हम लोग, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये ट्रॉफ़ी परमानेंटली हमारे पास आएगी और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप का ताज जो है अपने सर पर सजा सकेगा। तो ये ट्रॉफ़ी जो है अब जो सैर तो कर रही है, इंशाल्लाह जब ये वर्ल्ड कप शुरू होगा और जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप के अंदर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, तो ये ट्रॉफ़ी जो है परमानेंटली भी हमारे घर आएगी और हमारे पास ही रहेगी। हाजिर होते हैं नाज़रीन एक ब्रेक के बाद। तो जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वैसे तो जो हमारे सरकारी इदारे हैं, जो सरकारी महकमा जात हैं, अक्सर से तो हमें शिकायत ही होती रहती हैं और बहुत कम ऐसे इदारे और महकमे ऐसे हैं जो बेहतरीन और मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और इन्हीं में टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ट्रैफिक वार्डन्स का महकमा है। वैसे तो वार्डन्स का जो काम होता है, ट्रैफिक वार्डन्स का काम तो ट्रैफिक की रवानी जो है उसको मेक श्योर करना होता है ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। लेकिन अब आईजी साहब के हुक्म के बाद, आईजी पंजाब जो मोहसिन अनवर साहब हैं, उस्मान अनवर साहब, उनके हुक्म के बाद उनकी जानिब से, क्योंकि आए रोज़ हमें शिकायत मिलती हैं, मीडिया पर भी आती हैं कि बच्चे जो हैं वो लापता हो जाते हैं, कुछ अगवा हो जाते हैं, कुछ वैसे अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो आईजी साहब ने कहा और ट्रैफिक जो वार्डन्स को भी ये अहकाम जारी किए, जो मुस्तनसर फ़िरोज़ साहब हैं, सीटीओ लाहौर के, जो गुमशुदा बच्चे हैं उनके हवाले से भी ज़रा काम किया जाए, उनको भी देखा जाए। तो उसके बाद ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से इस इनिशिएटिव का आगाज़ किया गया और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी देखने में आ रही है। आज जिस वाक़े का मैं जिक्र करूँगा, आज तकरीबन 12 साल के बाद एक बाप को उसकी बिछड़ी बेटी से मिलाया गया है और इसका सेहरा, इस कामयाबी का सेहरा भी हमारे ट्रैफिक वार्डन को ही जाता है, जो स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो मनाजिर हैं कि जब एक बिछड़ी बेटी को उसके बाप से 12 साल के बाद मिलवाया गया है। ये कहानी क्या है? इसी कहानी के मरकज़ी किरदार मोहसिन मलिक साहब, जो ट्रैफिक वार्डन हैं, जिन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया है इन बाप बेटी को मिलवाने में, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन मलिक साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मोहसिन मलिक साहब, हम आपकी ट्रैफिक के हवाले से तो खिदमात के पहले ही मोतरिफ़ हैं। जितनी खंदा पेशानी के साथ, जितने अच्छे तरीके से आप ट्रैफिक को डील करते हैं और बड़े पढ़े लिखे माशाल्लाह लोग हैं जो ट्रैफिक वार्डन्स इस वक्त अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। सर, ये कहानी सबसे पहले बताइएगा कि 12 साल के बाद एक बेटी को अपने बाप से मिलवाया गया। जी सर, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक ट्रैफिक पुलिस से है, जैसा कि आपने बताया। एक एजुकेशन यूनिट है ट्रैफिक पुलिस का, ठीक, उससे बिलोंग करते हैं हम लोग। एक टीम है हमारी। बिछड़े बच्चों के हवाले से आईजी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, आईजी पंजाब ने, और सीटीओ साहब ने एक टीम तश्कील दी, ठीक। और सीटीओ साहब ने हमारी टीम एजुकेशन यूनिट को बुलाया और बताया कि जी डेली बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ जाते हैं, तो क्यों ना इनके लिए एक टीम तश्कील लीजिए आईजी साहब के अहकामात के मुताबिक, जो बच्चों को अपने बिछड़ों से, प्यारों से मिलवा सकें। इस सिलसिले में आईजी पंजाब ने एक ऐप भी मुतारिफ़ करवाई है। मतलब पंजाब पुलिस की एक ऐप है जिसमें एक फ़ीचर है मेरा प्यारा के नाम से। उसमें जो बिछड़े लोग हैं, जो ईदी हाउसेस में रह रहे हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन में हैं, अरसा दराज से जो हैं लापता हैं, अपने प्यारों से बिछड़े हुए हैं, तो उनका डाटा भी उसमें हम फीड करते हैं। तो ये इनिशिएटिव लिया गया और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। तो सबसे पहले तो उस बच्ची के हवाले से अब मैं बताता हूँ आपको कि उसको किस तरह हमने मिलवाया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हमारी टीम गई,
वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से एक लिस्ट ली गई, जो कि उन्होंने भी बहुत ताउन किया हमसे। 62 लड़कियों की लिस्ट हमें प्रोवाइड की गई कि ये वो डेड केसेस हैं जो अरसा दराज से चाइल्ड प्रोटेक्शन में मौजूद हैं। तो उस लिस्ट में सबसे पहले एक सबा हलील नामी लड़की थी जिसको उन्होंने बुलवाया। और ट्रैफिक वार्डन हमारे साथ मौजूद हैं। सर मोहसिन साहब, दोबारा से वो वाक़या शेयर कीजिएगा कि किस तरीके से 12 साल के बाद एक बिछड़े बाप को, जो कि अपनी बेटी से शायद मिलने की उम्मीद भी तोड़ चुकी थी, उसकी दम तोड़ चुकी थी उम्मीद, दोबारा मिलवाया आपने उसको। जी अच्छा, सबा हलील नामी लड़की जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन में थी, उसको बुलवाया। हमारी टीम जब भी किसी इदारे में जाती है लाइक चाइल्ड प्रोटेक्शन या ईदी हाउस, तो वहाँ पे बच्चों का इंटरव्यू किया जाता है। टीम वो ऐसा नहीं होता कि एक ही दफ़ा इंटरव्यू किया और साथ लेके बच्ची को चल पड़े। वहाँ पे 2-3 दफ़ा, क्योंकि बच्चे होते हैं सम टाइम झूठ भी बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पिटाई की वजह से घर से भाग जाते हैं, वो भी फिर हमें सही बात बताते नहीं हैं। फिर हमें उनका डिफरेंट डेज में इंटरव्यू हम कंडक्ट करते हैं ताकि 7 पॉइंट्स नोट करते हैं। अगर एक दिन बच्चे ने कुछ बताया तो नेक्स्ट डे वो कुछ बता रहा होता है। वो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, लेकिन सबा हलील नामी लड़की ऐसी नहीं थी। उसने बताया जी कि मेरे वालिद साहब का नाम हलील है और वो लारी अड्डा में नान चने की रेहड़ी लगाते हैं। अब आज से 12 साल पीछे चले जाएं तो लारी अड्डा की सिचुएशन भी वैसी नहीं थी, बिल्कुल, क्योंकि वो तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी, वो तो बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया। लारी अड्डा का हदो हाल जो है डिफरेंट हो गया सारा। तो बच्ची ने हमें बताया जी कि मेरे वालिद का नाम हलील है, नान चने की रेहड़ी लगाते हैं, और 2-3 चीज़ें और बताई कि जहाँ पे उसका घर है वहाँ पे एक चाय का खोखा है, ठीक है, एक गुज्जर दूध दही की दुकान है और नान बाई है। ट्रैफिक वार्डन मोहसिन मलिक साहब हैं, जो कि हमारे हीरो भी हैं। जिस तरीके से वैसे तो पूरा जो ट्रैफिक वार्डन्स का महकमा है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, इसका क्रेडिट इस महकमे को जाता है। मोहसिन साहब, अब बताइएगा क्या इनिशिएटिव है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है जिसको माशाल्लाह बड़ी बखूबी आप लोग अंजाम भी दे रहे हैं। एक जानिब ट्रैफिक की रवानी को उसको भी मेक श्योर करना है, और फिर दूसरी जानिब जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको भी आप बाजियाब करवा रहे हैं। सर प्लीज़ दोबारा से वो स्टोरी ज़रा बयान कर दीजिएगा, अल्लाह करे आप कोई लाइव ना आए दोबारा ताकि हमारा रिदम ना टूटे। वो ज़रा बताइएगा सर, बड़ी ज़बरदस्त यादगार वो एक वाक़या है। जी सर। अच्छा सर, सबा हलील नामी लड़की का इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद बच्ची ने हमें 3-4 पॉइंट्स बताए, जिसमें एक था जी मिठू चाय वाला, ठीक, एक चाय का खोखा, उसके सामने तंदूर नान बाई जो है, और एक दूध दही की दुकान। तो बच्ची को हम लेके इंटरव्यू करने के बाद डिसाइड किया कि फ्राइडे वाले दिन बच्ची को लेके हम प्लेस पे जाएंगे, मौके पे जाएंगे जहाँ पे बच्ची हमें जो लोकेशन बता रही है। बच्ची ने बताया कि मेरे वालिद वहाँ पर ये काम करते हैं। बच्ची ने तो ये बताया कि उसके वालिद लारी अड्डा में नान चने की रेहड़ी लगाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बच्ची को कुछ पता नहीं था कि जी वो रेहड़ी किस जगह पे है, किस लोकेशन पे है, कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया बच्ची को नहीं था। उसके अलावा ये 3-4 पॉइंट्स है, चाय वाला, नान बाई, दूध दही की दुकान और एक पान सिगरेट वाला खोखा जो है, ये 4 चीज़ें उसने बताई बच्ची ने। तो फ्राइडे वाले दिन 9 बजे हमारी टीम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में पहुंच गई। वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद 10 बजे हम वहाँ से निकले बच्ची को लेकर। ठीक है, लारी अड्डा की सराउंडिंग्स में हमने सोचा कि जी वहाँ पे चलते हैं। हदो हाल तो चेंज हो चुके हैं लारी अड्डा के, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करेंगे इस उम्मीद के साथ निकले कि अल्लाह करे कि मुलाकात हो जाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह, बिल्कुल। तो लारी अड्डा की हदूद में हम पहुँचे, वहाँ पे गाड़ी हमने खड़ी की, तो 3 मेरे साथ 2 ट्रैफिक वार्डन्स और थे। हम लोग नीचे उतरे गाड़ी से और 3 डिफरेंट लोकेशंस पे हमने मूव किया। ठीक, कि क्योंकि क्लू सिर्फ लारी अड्डा का ये था कि वहाँ पे एक हलील नामी बंदा जो नान चने की रेहड़ी लगाता है उसको फाइंड किया जाए। अब लारी अड्डा की सराउंडिंग्स में हमने तय किया गाड़ी में बैठे कि भाई इसमें कितनी रेहड़ियाँ लगी होंगी, 50, 100, 200, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, या 250 आने वाला है। अच्छा, तो 3 डिफरेंट प्लेसेस पे हमने मूव किया, पूछते गए रेहड़ी बांध से कि भाई हलील नामी बंदा, नान चने की जितनी रेहड़ियाँ थी वहाँ पे हमने सब देख लिया, लेकिन हलील नामी बंदा नहीं मिला हमें, नहीं मिला। हाँ जी। फिर हम वहाँ पे गए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में कि भाई इनके पास सारा रिकॉर्ड होता है रेहड़ियों का, कि कौन कौन, इवन के नाम भी उनको पता होते हैं कि किस किस यहाँ पे कितनी रेहड़ियाँ, क्या क्या नाम है। लेकिन हमें वहाँ से भी क्लू नहीं मिला। एक बंदा मिला हलील नामी, जिसको उन्होंने बताया कि जी ये फलां जहाँ पे रेहड़ी लगाते हैं। हम उसके पास गए, उसने कहा जी कि मेरी एक ही बेटी है
जिसकी मैं शादी कर चुका हूँ, तो ये मेरी बच्ची नहीं है। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से अपना सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से हमारा ये सिलसिला टूटा था। मोहसिन मलिक साहब ट्रैफिक वार्डन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, दोबारा से ज़रा मुख्तसर सर रुदात बताइएगा, फिर आप बच्ची को लेकर गए वहां पर और किस तरह उसके वालिद को तलाश किया 12 साल के बाद वो भी? जी बिल्कुल सर, 10:15 बजे हम वहाँ पे पहुँचे लारी अड्डा के सराउंडिंग्स में। वहाँ पे हम सर्च करते रहे, डिफरेंट लोगों से मिले, लोगों से पूछगिछ की, दुकान वालों से पूछा, इवन कि हमने जो घर हैं वहाँ पे ये पता किया कि यहाँ पे रेंटेड लोग हो, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि उनका घर भी अपना है या नहीं। तो डिफरेंट लोगों से पूछा। इन शॉर्ट करता हूँ थोड़ा सा क्योंकि टाइम भी कम है। तो पूछते पूछते हमें कोई 1 बज गया वहाँ पे लारी अड्डा की सराउंडिंग्स में। वहाँ से हमने मूव किया बत्ती चौक वाली साइड पे, जो आज़ादी चौक है उसके बाहर जो हैं अक्सर सर्विस रोड पे नान चने की रेहड़ियाँ, उनसे पूछते हुए हम टकसाली चौक में पहुँचे। अच्छा, टकसाली जी, टकसाली चौक में जब हम पहुँचे वहाँ पे एक बाबा जी हमें मिले, बुजुर्ग। उन्होंने कहा जी कि मिट्ठू चाय वाले को मैं जानता हूँ। उनको कहा, रिक्वेस्ट की कि आप हमारी गाड़ी में बैठे। उनको बिठाया साथ, हम मिट्ठू चाय वाले के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो पता चला जी कि ये वो नहीं है। तो उसी गली में हम आगे मूव करते गए। अच्छा, जिसके पास गए तो वो मिट्ठू चाय वाला वो नहीं? वो मतलब बच्ची को हमने नीचे उतारा, उसको दिखाया, उसको वो गली दिखाई। उसने कहा जी नहीं, ये मैं जगह नहीं पहचानती। वहाँ से हमने मूव किया, उसी गली में आगे मूव करते पूछते पूछते हम एक नान भाई की शॉप पे पहुँचे, जहाँ पे अंदर उस शॉप का मालिक था फ़कीर हुसैन। उसने जब बच्ची को देखा तो उसने पहचान लिया। उसने जैसे ही बच्ची को पहचाना, उसने कहा जी इसके वालिद का नाम हलील है। हमने कहा बिल्कुल हलील है। इसके 2 भाई हैं, एक का नाम ज़ुहैब, बच्ची कहती थी ज़ेबी। उसने कहा इसके भाई का नाम ज़ुहैब है। वो जब उसने बोला तो हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई, लेकिन चूँकि अभी मफरूज़ात भी हम चल रहे थे, कंफर्म नहीं था, लेकिन चूँकि उसने बताया जी कि उम्मीद पैदा हुई वहाँ पे। उसने बताया इसके 2 भाई हैं, एक का नाम ज़ुहैब है, एक का नाम अकील है। तो फिर उससे रिक्वेस्ट की कि आए हमारे साथ। उसने कहा जी इसके वालिद का 12 साल पहले नान चने की रेहड़ी थी, लेकिन अब इनका होटल है, वो भी फज्जा पाए वाले चौक में। अच्छा, वो उसको पता था कहाँ पे है। उसको हमने बिठाया, साथ लेके गए वहाँ पे। तो चूँकि जो बच्ची ने हमें बताया था कि उसका ज़ेबी भाई है, उसने कहा ज़ुहैब हलील नाम है, तो कन्फर्मेशन तो थोड़ी सी हुई कि इंशाल्लाह उम्मीद है, पूरी उम्मीद हुए थोड़े से। वहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे तो वो जाके खड़ा हो गया बच्ची के वालिद के पास। मुझे ये इशारा किया कि जी ये इसके वालिद हैं। तो बच्ची को हमने गाड़ी से उतारा, चलते चलते उनके पास पहुँचे हम। अच्छा। तो वो खाना खाने लगे थे। अच्छा, वो बाप जो था हलील साहब जो हैं, तो खाना खाने लगे थे। जैसे ही उन्होंने बच्ची को देखा तो बच्ची को मतलब देखते जैसे लाइक सकता तारी हो जाता है, सकते में बच्ची को देखते रह गए वो। तो उन्होंने नहीं तवज्जो दी कि उनके लेफ़्ट पे कौन है, राइट पे कौन है, वो सिर्फ बच्ची को देखते जा रहे हैं। हम उनके पास पहुँचे हैं। तो पहुँच के मैंने सिचुएशन मैं भी समझ गया कि भाई बिल्कुल जो है वो किसी ख्यालों में गुम हो गए हैं। जाके मैंने उनको हिलाया। मैंने पूछा जी आपका नाम? कहते हलील। मैंने कहा जी खड़े हो जाए। खड़े हो गए वो। तो उनको मतलब समझ नहीं थी आ रही, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी ऐसे थे कि नहीं आ रहा था कि 12 साल पहले जो बच्ची बिछड़ गई है वो। हाँ जी बिल्कुल। तो उनसे मैंने जब पूछा, मैंने कहा जी कि है बच्ची थोड़ी है? उन्होंने कहा जी हाँ जी है मेरी धी है, सबा नाम है। तो बच्ची को मैंने पूछा बेटा ये कौन है? ये उसने कहा जी ये मेरे अब्बू हैं। तो हलील साहब ने उसके बाद जो है वो रोना शुरू कर दिया। तो रोते हुए हम कैप्चर नहीं कर सके, हमारे पास कैमरामैन भी मतलब नहीं। वो मोमेंट्स जो है वो ऐसे मोमेंट्स थे कि अगर वो जितने लोग वहाँ मौजूद थे उन सब की आंखें भी नम थी। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो बताया जी कि आज ही मैंने जुम्मे की, सर मैं आज ही जुम्मे की नमाज़ पढ़ी थे, अल्लाह के रो के दुआ की थी कि मेरी बच्ची मिल जाए। और वो 3:30 का टाइम था, 3:30 थे एग्जैक्ट जब हम उनके पास पहुँचे हैं। तो ये सिचुएशन थी, बड़ी खुशी थी हमें। तो बड़ी खुशी हुई कि जो इनिशिएटिव लिया गया आईजी पंजाब की तरफ से, सीके साहब की तरफ से, हैट्स ऑफ टू यू, आपके इदारे को, आप लोगों को। और इससे बड़ी कोई मेरा ख्याल है नेकी और इबादत नहीं है कि बिछड़ों को मिलाना, और 12 साल के बाद। तो ये अल्लाह ताला के बाद आप लोग वसीला बने हैं उनके लिए और बिछड़ों को मिलवाया है। सर बहुत शुक्रिया मोहसिन मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। और मेरा ख्याल है कि इस मामले पर
ट्रैफिक वार्डन्स को, ट्रैफिक पुलिस को और इनके जो CTO साहब हैं मुस्तनसर फिरोज़ साहब, IG साहब को जितना खिराज तहसीन पेश किया जाए कम है। हम तनकीद तो करते हैं पुलिस पर या अपने बाकी जो सरकारी महकमे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें जब होती हैं तो उनमें हवाले से बात करते हुए हमें बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। उसी तरह जिस शद्दोमत के साथ हम तनकीद करते हैं इनकी गलत चीज़ों पर और हमें उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए, उसी ज़ोर के साथ, उसी शद्दोमत के साथ जिस तरीके से ये लोग अच्छे काम करते हैं, तो यकीनन ये एक बहुत ही काबिल फ़ख्र काम है और हम सबको सलाम करते हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा अब खेलों से खबरें शामिल करते हैं। और जनाब, भारत जिसका काम ही हमेशा से खेल के मैदान में भी सियासत का लुत्फ़ फ्राई करना है, और अब दोबारा से खबरें आ रही हैं। हालांकि कोलंबो में जो इतना ज़बरदस्त मैच था पाकिस्तान और भारत का, वो बारिश की नज़र हुआ, तो उसके बाद वेन्यू तब्दील करने पर बात हो रही थी। हमारे जो चेयरमैन PCB साहब हैं उन्होंने भी जय शाह से बात की कि तब्दील कर लेना चाहिए मकाम, लोगों के एक तफरी से महरूम ना करें। बारिश ने आके बीच में अपना रंग में भंग डाल दिया, वो उस पर मान भी गए, लेकिन शायद अब ये डर है कि भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, कहीं भारत हार ना जाए, इसी डर से वो दोबारा बज़िद हैं कि दोबारा कोलंबो में ही मैचेस होंगे, वेन्यू तब्दील नहीं किया जाएगा। और हालांकि फोरकास्ट भी है बारिश होगी, तो ऐसा क्यों कर रहा है भारत? क्या इस खेल को ख़राब करना चाहता है? इसी पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अहमद, बताइएगा क्या वजह है जब सब चीज़ें डिसाइडेड थी, अब तय पा चुका था कि अब कोलंबो में मैच नहीं होगा, हेम्बनटोटा में इन मैचेस को खेला जाएगा, तो उसके बावजूद क्यों अब ये रंग में भंग डाला जा रहा है? ऐसी बातें की जा रही हैं जय शाह की तरफ से। उनको मालूम भी है कि अगर 10 सितंबर को जो मैच हो रहा है तो वहां पर बारिश मुतवक्के है। वजह बात सारी ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी और BCCI को भी और इस एशिया कप को भी जय शाह ने तमाशा बना के रख दी है। जय शाह की कोई कॉम्पिटेंसी तो है नहीं, और क्योंकि वो उनके इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, इस वजह से वो BCCI के सेक्रेटरी हैं। शायद क्रिकेट की भी उनको अलिफ बे ना पता हो, और सारा सत्यानाश कर दिया एशिया कप का। और ये मैंने पहले बात की थी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच अफेक्ट हुआ था कि बाकी मैचेस भी रेन से अफेक्ट होंगे। इसमें PCB का भी कसूर है। आई थिंक PCB को एक क्लियर और फर्म स्टैंड लेना चाहिए था। इंडिया अगर नहीं आ रहा था तो इंडिया ना आता, बाकी टीमों के साथ मिलके एशिया कप करा लेना चाहिए था, क्योंकि इसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास हैं। तो मतलब कि ये एक तरह से पाकिस्तान की भी इंसल्ट है कि आपको यही नहीं पता कि कौन से मैचेस कहाँ होने हैं। और फिर आप देखें कि टीम्स के प्लेयर्स पे कितनी ज़्यादा फटीग है कि वो मैच खेलते हैं, मैच के बाद अपना वो सामान लपेटते हैं और उसके बाद जो है वो ट्रैवल करते हैं मैच के फ़ौरन बाद। तो इस एशिया कप को तो मतलब एक तमाशा और मजाक ही बना के रख दिया है। और मतलब इस तरह से शायद कोई गली क्रिकेट का भी कोई टूर्नामेंट जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता। मुझे तो भारत की जानिब से जो हरकतें की जा रही हैं, जो बज़िद है कि वेन्यू यही होगा और 10 सितंबर को कोलंबो में बड़ी तूफ़ानी बारिश मुतवक्के है, तो मुझे तो यही एक मंतक नज़र आ रही है कि हार की खिफ़त से बचने के लिए भारतीय जो बोर्ड है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि यहीं पे मैच हो। वजाहत ये आपको शायद अभी चीज़ रियलाइज़ हो रही है कोलंबो में मैच रखने की वजह से, लेकिन मुझे ये चीज़ तब भी रियलाइज़ होगी थी जब ग्रुप सामने आए थे एशिया कप के। अगर आप देखें तो एशिया कप के पाकिस्तान और इंडिया वाले ग्रुप में नेपाल को रखा गया, क्योंकि इंडिया को ये डर था कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान से अगर इंडिया हार जाती है तो एटलीस्ट ऐसी टीम होनी चाहिए, छोटी टीम, जिसको इंडिया इजीली हरा सके। अगर इसी ग्रुप में अगर नेपाल की जगह अफगानिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका होती तो इंडिया को एक डर था कि शायद इंडिया उनके खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म ना कर सके और हार के एशिया कप में सुपर 4 तक भी ना पहुंचे और पहले ही बाहर हो जाए। आई थिंक ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। ये इस तरह के टैक्टिक्स इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस है वो हम सबके सामने ही है। रिसेंट पास की जितनी भी परफॉर्मेंसेस उठा दें, लेकिन वजाहत इसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, इसका मज़ीद ही नुकसान होगा इंडियन क्रिकेट को। क्योंकि अगर कबूतर आंखें बंद कर ले कि बिल्ली नहीं है तो बिल्ली गायब तो नहीं हो जाती, बिल्ली तो वहीं पे रहती है, उल्टा वो उसको खाने में आसानी होती है। तो आई थिंक अपने जो क्रिकेट है उसका इंडिया खुद ही बेड़ा गर्क कर रहा है और BCCI को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए, नहीं तो वो दिन करीब ही है कि तो इंडिया भी छोटी। तो अहमद, अगर भारत इसी तरह बज़िद रहता है तो PCB को क्या करना चाहिए? अगर वेन्यू कहता है कि भारत हमने तब्दील नहीं करना है
तो फिर मैचेस छोड़ देने चाहिए। अब पीसीबी की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इसको टैकल करने के लिए? देखें, वजाहत पीसीबी ने जो हिकमत अमली बनानी थी वो उनको एशिया कप से पहले बनानी चाहिए थी। टूर्नामेंट के दरमियान में आप अपनी हिकमत अमली नहीं बना सकते। पीसीबी की ना तो कोई कन्विंसिंग पावर है, ना कोई इस तरह की वैल्यू है टू बी ऑनेस्ट ये पीसीबी अपनी बात मनवा सके, और वैल्यू इन्होंने खुद खराब की है। देखें, इंडिया, वही बात आ जाती है कि इंडिया अगर नहीं आ रहा था तो उसी वक्त हमें चाहिए था बाकी टीमों के साथ मिलके हम पाकिस्तान में ही एशिया कप कराते। फिर उसके बाद देखें हमने वजाहत क्या क्या नहीं किया इंडिया को खुश करने के लिए। हमने इंडिया की वजह से आधा टूर्नामेंट जो है, जो मेन मैचेस थे वो हमने श्रीलंका में शिफ्ट किए, वो बारिश की नज़र हो गए। फिर हमने अपनी जो शर्ट्स थी उनके ऊपर 2018 के बाद से एशिया कप जो भी टीम होस्ट करती है उसकी शर्ट पे होस्ट का नाम लिखा होता है, हमने वहां से पाकिस्तान रिमूव करा दिया उनको खुश करने के लिए। मतलब हमने सारी टैक्टिक्स करने के बावजूद अभी ये हालत है कि टूर्नामेंट जो है वो सारा ख़राब होने के नहज पे है, और हमारी ना कोई बात सुनी जा रही है ना कोई बात मानी जा रही है। तो इसमें बीसीसीआई से ज़्यादा या इंडियन टीम या उनकी मैनेजमेंट से ज़्यादा मैं पीसीबी को कसूरवार समझता हूँ। बिल्कुल, ये तो देखें ना कि अब ठीक है, हम कहते हैं जी हमने बड़ी फराग दिली का मुजाहरा किया है, हमारा हक था मेज़बानी का, हम हाइब्रिड मॉडल पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब हर बात मानेंगे अगर हम भारत की, वो तो फिर हमारा मजाक उड़ाता है, हमारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के हमें ताने करता है। इंटेग्रिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो किसी चीज़ का नाम है ना अहमद। देखें, वजाहत बात यह है कि आपके अगर मुंह पे कोई थप्पड़ मार रहा है ना, तो आप उस थप्पड़ को ये कह के बर्दाश्त करते रहे बार बार कि जी हम बहुत आला ज़र्फ हैं, हम बहुत मेहमान नवाज हैं, तो ये बेशर्मी है। इसका ये मतलब है कि आपके अंदर गैरत ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये, इंडिया ने तो ये समझा हुआ है कि जिस तरह जो क्रिकेट है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट, वो इंडिया की जो है वो घर की जागीर बन गई है। और टू बी ऑनेस्ट, उसको उनकी क्रिकेट को हमने उनके घर की जागीर बनाने में हमने उनका पूरा पूरा साथ दिया है। हमने अपना जो एशिया कप इतने अरसे बाद हुआ उनके चक्कर में श्रीलंका में शिफ्ट किया, उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। उसके बाद हमने शर्ट से भी पाकिस्तान का नाम रिमूव कर दिया, होस्ट के चक्कर, होस्ट यहाँ पे लिखा होता है शर्ट पे, उनको खुश करने के चक्कर में। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि और हमने बीसीसीआई को कितना खुश करना है। अगर आपको इतना ही उनके साथ अटैचमेंट है तो फिर ट्रॉफी उठा के उनको दे दें। लेकिन इस सारे मामले में एसीसीआई भी तो मेन फरीक है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसका क्या रोल है इस सारे तनाजुर में अहमद? वजाहत की बात सुने, एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल अपना रोल तब प्ले करे जब वहां पे कोई और बंदा हो जो उसको हेड कर रहा हो। बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी है जे शाह, वो प्रेसिडेंट है एसीसी का, तो वही होना है ना जो बीसीसीआई ने चाहना है। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ही बंदा है जिसके पास बीसीसीआई के सेक्रेटरी का भी डेजिग्नेशन है और उसके पास एसीसी का के प्रेसिडेंट का भी डेजिग्नेशन है, और वो कोई ऐसा काम कर देगा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी के जो पाकिस्तान की फेवर में होगा या पाकिस्तान को सूट करता होगा। तो ये मेरे ख्याल में जब तक जे शाह है, हमें इस तरह की कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा होगा। दूसरी चीज़ ये कि मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि जब से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई के आए हैं कि शायद कोई बायलैटरल सीरीज या इस तरह की चीज़ों, मुझे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा जब तक नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की बार बार गवर्नमेंट में आना या इलेक्शन जीतना और वो उनकी जो कामयाबी है इलेक्शन में, उसका मेन मुद्दा ही एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की कोई चीज़ करके और अपने पाँव पे जो है वो कुल्हाड़ी मारेंगे। सही। तो अब आपको क्या लगता है, अब क्या करेंगे? अब अगर भारत कहता है कि कोलंबो में ही मैच खेलेंगे हम, तो फिर हम इनकार करेंगे हमने मैच नहीं खेलना, या फिर ठीक है अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह देखते हैं, बारिश हो जाए तो फिर उसी तरह पॉइंट्स मिल जाएंगे पाकिस्तान और भारत को? अब तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम ये कह सकें कि हमने मैच नहीं खेलना। हम एशिया कप के होस्ट हैं, कोई मजाक नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है कि हमने होस्ट बने नहीं है, हमें जो तगड़ा और क्लियर फर्म स्टैंड लेना चाहिए था वो हमने नहीं लिया। हमने खुद इस एशिया कप का तमाशा बनाया, ना सिर्फ एशिया कप का तमाशा बनाया बल्कि हमने अपनी भी इज्जत का जो है वो जनाजा निकाल के रख दिया है। तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, वही होगा जिस तरह से चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान हैं। और मुझे तो मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस जो है वो बारिश से इफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा जो भी होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जो कर रहा है वो अपनी बुजदिली की वजह से कर रहा है कि कहीं हम पाकिस्तान से हार ना जाएं। लेकिन वही बात आ जाती है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी।
चलें जी, बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी आपका। और अब पाकिस्तान जो हमारा पीसीबी है उसका भी इम्तिहान कि अगर हर चीज़ें हर शर्तों पर ही हमने भारत की शर्तों पर ही खुद को मानना है, मनवाना है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर छोड़ दें मैचेस। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से, सेल्फ इंटेग्रिटी से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। अब लेट्स सी आगे होता क्या है। अच्छा, अब एक बड़े मज़े का एक नज़ारा आपको दिखाते हैं। शहाब साकिब, जिसका हम अक्सर नाम सुनते हैं, वैसे तो इसका नज़ारा बहुत ही कम किया जाता है, लेकिन तुर्किया का एक शहर है रोम, जहाँ पर ये इसका मंजर हमें देखने को मिला है। रात के टाइम ये नज़ारा हुआ और पूरा आसमान नीली रोशनियों से चमक उठा। ये मनाजिर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बेशुमार लोगों ने इस नायाब मंजर को कैमरे की आंख से महफूज किया और बिल्कुल नीली लाइट है और पूरा जो अंधेरे में डूबा आसमान था वो रोशन हो गया नीली लाइट के साथ। अपनी नौयत के मुनफरिद मंजर की कई वीडियोस भी अब वायरल होकर सामने आ रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा है, रात का टाइम है और अचानक से ये मंजर नमूदार होता है। बड़ा कोई फिल्मी सीन सा ये लग रहा है, बट इसको शहाब साकिब कहा जाता है। तुर्किया के मशरकी शहर अर्ज़ रोम और सूबे गोमोश खाना में ये मनाजिर देखे गए हैं, जिसको कैमरे ने महफूज किया है। शहाब साकिब जो है खला में मौजूद एक पत्थर है। जब ये ज़मीन के माहौल में तेज़ी से दाखिल होता है तो ये जगमगा उठता है और अपने पीछे रोशनी छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये वो मनाजिर हैं जो बड़े सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी क्यों ना इन मनाजिर का नज़ारा आपको करवाएं। और तुर्किया में शहाब साकिब का ये नज़ारा देखने को मिला है। और एक दफ़ा आपको फिर से बराह रास्त लिए चलते हैं। नाजरीन, आज यौम दिफा शुहदा जो है दुनिया मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और मनाया क्यों ना जाए, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि शुहदा जो होते हैं वो अपनी कौम का, अपने मुल्क का फ़ख्र होते हैं और ज़िंदा अक़वाम का यही तुर्रा इम्तियाज़ होता है कि वो कभी भी अपने मोहसिनों को, अपने शुहदा को नहीं भूलती हैं। और ये शहीद ही होते हैं कि जिनकी बदौलत, इन शुहदा के खून की बदौलत, इन शुहदा की कुर्बानियों की बदौलत आज आप और मैं, हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। तो आज के दिन की मुनासिबत से हमने एक ऐसे ही शहीद के वालिदैन को स्टूडियो में मदऊ किया है ताकि हम इन शुहदा को खिराज तहसीन पेश कर सकें, इन शुहदा के वारिसीन को हम सलाम अकीदत पेश कर सकें कि जिनके सपूतों ने अपनी जान पर खेलते हुए अपने इस मादरे वतन की हिफाजत की है। तो आज मेजर सजाद हैदर शहीद के वालिदैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और मेजर सजाद साहब के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इनको तमगा बसालत भी मिला था। डेरा बुगटी में मेजर सजाद साहब ने 200 ख़तरनाक दहशतगर्दों को असलहे समेत गिरफ्तार किया था और उनकी इसी ज़बरदस्त काविश की बदौलत हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की जानिब से उनको तमगा बसालत मिला। और उन्होंने जिस तरीके से जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम की थी और फिर इसी तरह वो अपनी कामयाबियों का सिलसिला समेटे हुए थे और उनकी बहादुरी दुश्मन को एक आंख ना भाई और उन्होंने डेरा बुगटी में 5 अप्रैल 2008 में जामे शहादत नोश किया। तो आज इसी शहीद के वालिदैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और आपका बेटा वो सिर्फ आपका बेटा नहीं है, पूरी कौम का बेटा है। शहीद जो होता है वो तो पूरी कौम का बेटा होता है। आप तो शोहदा के वारिस हैं, शहीद के वारिस हैं। हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। सबसे पहले आप बताइएगा कि माशाल्लाह अपने बेटे के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने जामे शहादत नोश किया, उनकी परवरिश आप यकीनन काबिल कदर आपने उनकी परवरिश की है। जज्बा क्या था उनका और कैसे ये तमाम तर मामला जिस तरह हुआ? अर्ज़ है कि ये वाक़यात ऐसे हैं कि जो एक लम्हे में हो जाते हैं। किसी को कोई ये नहीं पता होता कि कब ये बारी आ जाए। तो लेकिन उसको इतना शौक़ था शहादत का कि वो अपनी ड्यूटी को बड़ी आहत तरीके से पेश करते थे। तो वो सुबह की नमाज में पढ़ रहा था। अच्छा। कि जब मुझे कॉल आई कि आपके बेटे को चोट लग गई, मेरे आंसू निकले कि आज का चोट लगना तो मुश्किल। बहरहाल उन्होंने मुझसे छुपा लिया। तो फिर कुछ घंटे बाद उसका जना आ गया। फिर बर्दाश्त की क्या बात है।
कि जिसके सामने जवान बेटी की लौ और जिसकी माँ बेहोश हो गई, ये मंजर देखने लेकिन बहादुर सिपाहियों ने इस सारे मंजिल को लपेटते हुए वे पूरा किया। तो हमने अल्लाह की राह में उसे कब्र में पेश किया। शुक्र है खुदावंद आलम का कि हमें उसने इस ओहदे पर नवाजा। और हम क्या कह सकते हैं। अंकल, आपका जज्बा सलाम है आपकी तरबियत पर, जिसने अपने जवान बेटे को अपने वतन के हवाले किया, अल्लाह के हवाले किया। एक बूढ़े वालिद के यही जज्बात होते हैं। ये इतना आसान नहीं है, कुर्बानी देना इतना आसान नहीं होता है। जवान बेटे को लिपटे लाशे में देखना और वतन के लिए शहीद, उस पर भी सलाम है इन वालिदैन पर जो कि उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। माँ जी, यकीनन इससे बड़ी तकलीफ़ की भी बात नहीं होती है कि आपका जवान बेटा आपके सामने इस तरह लाशे में लिपटा हुआ हो कौमी परचम के अंदर। और जिस तरह भी वालिद साहब ने कहा कि हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, दुख तो अपनी जगह है, लेकिन इस वतन पर कुर्बान होना ये तौफीक अल्लाह किसी को नहीं देता। ये मुबारक हर किसी के हिस्से में नहीं आती है। कैसा ही अगर हमारा वतन कायम है तो हम हैं। अगर बच्चा शहीद हुआ, पहले वो हमारे नाम से पहचाना जाता, अब हम उसके नाम से पहचाने जाते हैं। वाह, खूबसूरत। अच्छा माँ जी, आज के दिन की मुनासिबत से आपको मौदू करने का मकसद भी ये है कि हम अपने शोहदा को, ये जो हमारे मेजर सज्जाद हैदर हैं जिन्होंने बहादुरी से जवां मर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया, शहीद हुए, उनको खिराज तहसीन पेश करना है। ज़रा अपने बेटे के बारे में बताइएगा। जिस तरह अभी अंकल ने कहा कि वो उसको शुरू से ही शहादत का बड़ा शौक़ था, तो ज़ाहिर बात है पैसों के लिए तो कोई अपनी जान नहीं अल्लाह ताला के हवाले करते, तो जज्बा ईमानी होता है। उनकी आदत कैसी थी? लास्ट टाइम आपकी उनसे बात कब हुई थी? ज़रा प्लीज़ हमसे कुछ यादें उनकी शेयर कीजिएगा। लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी, बकरा ईद पे मेरे पास आया था, तो इधर में दुआ करो कि अगर मुझे शहीद का रुतबा मिल जाए। मैं कहा बेटा माँ उससे ऐसी बात नहीं करते, अल्लाह तुझे ज़िंदगी दे कि अल्लाह ताला आपको बच्चों को देखना नसीब हो, आपके साए तले परवान चढ़ें जैसे आप हमारे साए के नीचे परवान चढ़े। तो कहता बेशक अम्मी आपको नहीं पता शहीद का क्या रुतबा। मैं कहा बेटा वो हौसला करबला वालों का है, जो उनमें सब्र है वो हम में नहीं है। तो आप मेरे हक़ में दुआ करें, अल्लाह ताला बैंक आपको बहुत कामयाबियाँ देगा, जितना तो फरमा बरदार है। अल्लाह ताला तुझे ज़िंदगी दे। 14 अगस्त आनी, सारी रात ना सोना, 7 बहनों को लगाया हुआ, छत पे झंडियाँ, घर में ऊपर सबसे बड़ा मेरा झंडा लगा हुआ। वाह, ये उनका वतन से मोहब्बत का आलम जुनून था। सब ने हंसना, पूरा घर ही झंडियों से इसने भरा हुआ, पूरी छत झंडियों से भरी हुई। तो मैंने कहा सजाद अब तो सो जाओ। कहता आपको नहीं पता आज 14 अगस्त है। मैंने नहीं सोना, मैं झंडियाँ 7 बहनों को लगाया हुआ, खुद लगे हुए। तो दिन में भी उसने तराने लगा के बैठे रहना, तो नहीं सोना। तो ऐसा था, फरमा बरदार था। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उसके बच्चे भी उसके जैसे फरमा बरदार निकले। अच्छा अंकल, ये बताइएगा कि माशाल्लाह जितनी ज़बरदस्त आपने परवरिश की है, जिस तरह माँ जी ने बताया कि वो तो दुआ करते थे शहादत की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, बतौर वालिद आपने उनको कैसा पाया? प्लीज़ उनकी कोई याद हो शेयर कीजिएगा। और उनकी जब शहादत हुई तो तब शादी उनकी हो चुकी थी, बच्चे थे उनके? देखो, जब वो महाज पर जा रहा था ना, तो हम दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उसे कामयाबी दे। तो सुबह की नमाज का टाइम था। तो जब मैं इख्तिताम नमाज के करीब पहुंचा तो मुझे फ़ौरन टेलीफोन आ गया, कहते जी आपका बेटा गिर गया है, उसके चोट लग गई। मैंने कहा चोट, आजकल चोट कहाँ है? जब मैं तफसील से पूछने लगा तो उसने बंद कर दिया।
मुझे बताना ही ये आगे बस पसंद नहीं किया कि मैं इसको चाहूँ तो बाप इसका ज़्यादा दूर हो। तो फिर वो हमसे गायब ही रखा उन्होंने। फिर वो ले गए आगे यूनिट में, तो वहाँ जाके उन्होंने गुस्ल कफन किया, गुस्ल कन करफ के हर के फिर हमारे पास पहुँचाया। तो उसकी जो चोट वाली जगह थी ना, वो बिल्कुल उन्होंने ढांपी हुई थी। पता नहीं क्या चोट थी, कैसी चोट थी कि जिसको दिखाना भी बना सकते थे। मैंने उन्हें कहा, कहते नहीं नहीं, वो उन्होंने ना जल्दी से संदूक बंद कर दिया। उनका आला अफसर आया मेरे पास, उसने मुझे सलाम किया। मैंने कहा ये सलाम भी उसी की वजह से, अपनी सोटी जो थी मेरे हाथ में, मैं एहतराम किया। पर जी फिर तो कभी बेहोशी, कभी जहरी, कभी बेहोशी, कभी जहरी, रोने धोने में बस सारा वक्त। और हम कभी भी कर सकते थे। आपके एक बेटे के बदले अल्लाह ताला ने लाखों बेटे आपके लिए दिए हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं, और आपका बेटा हमारे मुल्क का, हमारी कौम का फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके बेटे को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। यकीनन वो शहीद हैं, और शहीद की जो मौत है वो कौम की है। ऐसे शोहदा जो हैं, इन्हीं की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आज हम यहाँ पर अमन व आश्ती के साथ चैन की नींद सो रहे हैं। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।